वो मेरी माँ है। क्या खूब कहा है, धूप में पिता, चूल्हे पे माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। आज नीतीश विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रहकर आ रहे थे। दरअसल नीतीश पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीना पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 2 घंटा पहले उसके पिता की उसके वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अभी तक गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु परिवार बहुत रोया था। उसका दिल भी अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह जब मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव से के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब नीतीश घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी रीतू रसोई में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। नीतीश के भतीजे और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर में चाचू कर नीतीश की ओर दौड़ते हुए आया और उनसे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन नीतीश यह देखकर हैरान था कि उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह यह घबराई हुई सी नजर आ रही थी। नीतीश को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अब अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। यह सुनकर रीतू की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नीतीश अपने माँ के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे में निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वह हैरान रह गया कि अम्मा भी कमरे में नहीं है। तभी नीतीश का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हो? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में मैं उनकी रीतू भाभी के पीछे पानी लेकर आई। नीतीश जो अपने भतीजे से बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी यह सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, जब बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, ऋतु ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और सोनू को इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी नीतीश बोला, लेकिन भाभी माँ और अम्मा कहाँ हैं? वह मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी उसकी भाभी ऋतु अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। माँ और दादी 1 महीने के पहले गए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन लगता ही नहीं है। अरे देवर जी, चिंता की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें अब आने में कुछ और समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फ़ोन भी नहीं लगता है। परेशानी की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। इतना कहकर ऋतु वापस रसोई में खाना पकाने के लिए चली गई और नीतीश थोड़ी देर के लिए अपने पिताजी के कमरे में गया। वहाँ लगी पिताजी को तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया है। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। नीतीश को वह दिन
याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश में एक बहुत बड़ी कॉलेज में हो गया है। वह नीतीश ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उसके अपने माँ के मन में बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उनके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि दादी के साथ नीतीश का खास लगाव था। नीतीश भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक नीतीश अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे कहानी भी सुनता था। नीतीश के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उनकी भाभी एक रानी थी। माँ के घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी भी कमर से झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। नीतीश के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाई तक का ध्यान नीतीश की माँ गायत्री जी रखती थी। अब नीतीश ने उन्हें विदेश जाने के बाद बताई तो उसकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसका पूरा हौसला दिया। उन्हें पूरी यकीन था कि जिस दिन नीतीश की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले नीतीश अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब नीतीश ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूँगा। नीतीश को विदा करते समय उसकी माँ की बहुत भावुक हो चुकी थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से नीतीश ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब में चुप पैसों वह कमाता था। उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर में भेज दिया करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात किया करते थे। नीतीश लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी रीतू कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए और चलिए। आप दादी और माँ के इतने वर्षों से बाद मिलने को जो उत्साह नीतीश के मन में था, वो सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा और भतीजी चाचा तभी चिल्लाकर आने लगे। तभी नीतीश ने उन दोनों को अपने बैग से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दे दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं है। यह सोच कर नीतीश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने घर ही काटने को ही दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए नीतीश ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक ठाक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। गड़बड़ तो था कुछ, यह सोचकर उसका मन आसान हो जा रहा था। अगले दिन नीतीश ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही नीतीश अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी छोड़कर उसका अभिवादन कर रहे थे। नीतीश जैसे ही अपनी कैबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उस दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिताजी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। नीतीश को भी मरीज को दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब नीतीश मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड में निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उसे बूढ़ी अम्मा के
कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर लगा कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रही थी और उसे बूढ़ी अम्मा को देखकर नीतीश को कुछ आकर्षण से महसूस हो रहा था। नीतीश जब केबिन की ओर वापस जाने लगा, उसी समय सभी सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक नीतीश के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अर्धार्ध उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम बन नहीं पाता है तो नौकरी पर क्यों आ जाते हो, घर पर क्यों नहीं बैठ जाती, ढंग से पोछा तक लगाया नहीं जाता, यह क्या कर रही हो। वह बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर नीतीश को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उसे महिला ने कर्मचारी अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से आगे अंधेरा सा छा गया। उस औरत को देखकर नीतीश दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। उसकी माँ की आंखों में अश्रु धारा बही जा रही थी। सभी नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवा रही हूँ। इस समय नीतीश के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो मैं नहीं निकलवाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़े उम्र की औरत को ऐसी बात करने की। वह कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से नीतीश की ओर देखने लगे। तभी नीतीश के मुंह से निकली, माँ आप यहाँ इस हाल में, आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे, और अम्मा कहाँ हैं। अपने बेटे को देखकर सविता जी अपने बेटे से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे अस्पताल से बेड पर लेटी हुई बुढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी में निहार लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर नीतीश का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। सविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है, आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पर तो पोता को देखकर दादी की आंखों से अश्रुधारा उमड़ गए और बड़े प्यार से अपने पोते को चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। लेकिन नीतीश के दिमाग में हजारों सवाल क्रोध रहे थे। वह बोला, माँ दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, अब मुझे बताइए क्या बात है। तभी अम्मा कपकपाती आवाज में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई सुजीत ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथियार लिया। और बेटा तू जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने पर खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे। लेकिन अब तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ को दवाई के लिए, अब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते तो तेरे भाई के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों ने 50 रुपए देने भी आफत आ जाती थी। रितु बहू आए दिन मार्केट जाती थी, अपने लिए नए से नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उसे सुजीत को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपए भी मांग लिया तो घर के क्लेश शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती थी तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ को मुझे यह सब देखकर बड़ा दुख होता था और अगर मैं कुछ कहती तो वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप कर देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्च बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती है। चुपचाप एक कोने में पड़ी रह, नहीं तो ढक मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहने पर दादी रोने लगी। तभी नीतीश की माँ सविता ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए सुजीत से बड़ी मुश्किल से पैसे दिलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब होने लगी और मैंने उसे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तभी रितु बहू ने घर से
क्लेश शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं। तुम्हारी माँ और दादी, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं है इनको यह बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। रितु बहू, क्या बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सुजीत उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ को और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा, मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि सुजीत तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात से बाद में करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि सुजीत मुझे कहने लगा कि मैं गुड़गांव में रहने वाला हूँ। अपने मित्र से अम्मा जी की तबीयत के बारे में बात की है। वह गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल ही अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ली है। आप भी इस दवा तबीयत ठीक नहीं कर रहती है तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपने और अम्मा जी के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटों को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैं जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन रितु और सुजीत हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक वहीं बैठे रह गए। उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे कि अब वह लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो सुजीत आया और वापस ना ही रितु। बहू का कुछ पता तो मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर ये लोग कहाँ गए हैं। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटों को, बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पा रही थी, अम्मा जी समझ गई थी। वह दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि वह तो हमें छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर नीतीश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सविता जी की आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अपनी अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे हमें यह दिन दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय मैं महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो गया। लेकिन वह पैसे आखिर कब तक चलते? 3 दिन ही में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ का इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को इतनी कभी लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे रोने का कारण पूछने लगी। मैंने उसे अपना सारा हल्का दर्द सुनाया। फिर उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या? मैं झट से हाँ कह दी। उसे भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिला दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देख रेख भी कर लेती थी। लेकिन बेटा, रहना कर अपने ही बहू को मेरे बेटे द्वारा किए गए व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए सविता के पापा अगर होते रही। माँ की बात सुनते सुनते नीतीश लगातार भारी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे ही जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मैं और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर दादी और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह सब देखकर नीतीश ने
नीतीश से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेन कर दो। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर नीतीश ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। उस पर ने अपनी दादी को सारी रिपोर्ट अच्छी और कुछ टेस्ट करवा। रिपोर्ट्स आने के बाद नीतीश बोला, अम्मा मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने पर ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने के बाद सुनकर सविता जी और अम्मा थोड़े डर गए, क्योंकि वह लोग वापस उस माहौल में नहीं जाना चाहते थे। वहाँ उनके साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार होता था। तभी नीतीश, भला दादी माँ, वहाँ घर आप लोग का है और उस घर की को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर नीतीश उनके साथ घर पहुँचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे में वह अकेले ही घर से अंदर गया। घर में उसकी भाभी रितु की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। रितु और सुजीत अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। सुजीत ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी रितु भड़कने लगी हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों को सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर हैं? मुझे अभी उनके बात करनी है। तभी उनका बड़ा भाई सुजीत बोला, कितनी बार बताएं कि वो दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वह केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उनका भाई थोड़ा सा सकपका गया। हर बढ़ाते हुए कुछ खाने ही लगा था। उसकी समय नीतीश ने सब्र का बांध टूट गया और वह चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बता देती कि अपने ही उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है? तभी नीतीश ने अपनी माँ और दादी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाया। सविता जी ने घर में ही आते ही अपने बेटों और बहू को गाल पर जोरदार तमाचे रसीद पर दिए। घर से उपस्थित सभी मेहमान यहाँ सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग सभी एक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद उठा रहे थे। वह लोग अब उन्हें घर ही नजर से देख रहे थे। फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी हाजिर हो गई। तभी नीतीश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूट किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया जाए और डर डर की ठोकरे के लिए उन्हें मजबूरन अरेस्ट कर दिया जाए। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया था, वह दुकान मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही रितु और सुचित ने पुलिस को देखा तो उन्हें दिन में तारे नजर दिखाई देने लगे थे। वो दोनों झाड़ से अपनी माँ और दादी के पैरों में गिर गए और बोले, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी सविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तभी पुलिस कांस्टेबल ने बोला, अब चलिए, बाकी की बातें थाने पर चलकर करेंगे। पुलिस की आवाज़ सुनकर रितु अंदर तक एकदम से कहर गई। रुआंसी आवाज़ में बोली, माँ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सविता जी पत्थर की बन चुकी थी, तरस खड़ी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी सविता जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। यह सुनकर रितु और सुजीत खुश हो गए। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेन मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर से बड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगते हों, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। सविता जी की आज बातें सुनकर रितु और सुजीत की नज़रें झुक गई थी। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सविता जी ने कहा, आप अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ। हमारी नज़रों से मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है नीतीश। इस अपनी माँ की मुँह से एक बात सुनकर सुजीत की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुचित और रितु सविता जी की आगे रो गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन इस बार के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
उनकी कुकर्मों की सज़ा उन्हें सुना दी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहते हैं ना कि माँ बाप को सज़ा देने से पहले बच्चों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि माँ बाप भगवान से भी बढ़ के होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।